Second point, charge is the property associated with matter due to which it produces and experience electrical and magnetic effect. ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लिखना. थर्ड पॉइंट, the excess or deficiency of electron in a body, the excess or deficiency of electron in a body gives the concept of charge. The excess or deficiency of electron in a body gives the concept of charge. Gives the concept of charge. देखो, चार्ज मेनली दो टाइप्स के बताए जाते हैं. फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड वन, नेगेटिव चार्ज. फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज. देखना, पॉजिटिव चार्ज हम किसे कहेंगे? जिसमें एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स हो, प्रोटॉन्स एक्सेस हो, या फिर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो. राइट, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस बॉडी पे नेट चार्ज कैसा डेवलप होगा? पॉजिटिव. सिमिलरली नेगेटिव के लिए मैं बात करूं तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और डिफिशियंसी ऑफ प्रोटॉन्स, है ना. तो इस पे कौन सा चार्ज है? इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव. अच्छा, इसमें यदि अपन एग्जांपल से समझे, सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मैं कहता हूं कि 100 प्रोटॉन है और 80 इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे ओवरऑल चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिव. और मैग्नीट्यूड कितने के बराबर होगा? तो मैं कह सकता हूँ कि 20 प्रोटॉन का जो चार्ज होगा उसके बराबर होगा. दैट इज 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. सही है. मानो कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास मैं कहता हूँ कि 100 प्रोटॉन है और 80 प्रोटॉन है और 100 इलेक्ट्रॉन्स है. तो इस पे नेट चार्ज कैसा रहने वाला है? नेट चार्ज यहाँ पे रहेगा नेगेटिव. और कितना रहेगा उसका मैग्नीट्यूड? तो मैं कह सकता हूँ कि 20 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर. तो इसका सिंपल सा मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इधर एक माइनस साइन. ठीक है, तो इस तरीके से प्लस और माइनस चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे डेवलप होता है ड्यू टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. नोट करना. देखना, कुछ इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख देता हूँ, ऑल्दो बहुतों को याद भी होगा. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम. ठीक है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम. मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम. मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 into 10⁻⁻27 kilogram. ठीक है, and charge on electron -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Charge on proton 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसे तुम नोट कर सकते हो और इसे याद भी रखना है, ऑल्दो बहुतों को याद भी होगा.
नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। देखना ध्यान से। अब नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज सभी को पता है, कूलम्ब, सिंबल कैपिटल सी, ठीक है। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ESU, है ना, जिसे अपन सिंपल स्टेट कूलम्ब भी कहते हैं। 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 into 10⁹ ESU, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज मैसेज करो मुझे। बहुत ही बढ़िया, 80, बहुत सही। देखो ये 80 आया कैसे, हमें याद हो तो करंट का जो डेफिनेशन है ना, वो है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, है ना। तो यदि मैं सिंपल लिखूं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकता हूं। तो यहाँ पे सिंपल क्यू बाई टी से अपन समझते हैं। तो ध्यान से देखना, क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इंटू टी, और इसी क्यू का मुझे डायमेंशन लिखना होगा। तो करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसके लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, कैपिटल ए, और टाइम के लिए टी। तो इस तरीके से ए इंटू टी डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता है। स्टेट कूलम्ब एक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है ना। स्टेट कूलम्ब एक सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज है, जो 1 कूलम्ब इक्वल्स टू 3 into 10⁹ ESU के बराबर होता है। नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करना। चलो, अब नेक्स्ट हेडिंग लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 96500, बिल्कुल सही बोल रहे हो। किसी ने पूछा है ESU का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसे इसका फुल फॉर्म बताया जाता है, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में लिखना, सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यदि स्केलर क्वांटिटी, इसका क्या मतलब होगा, मतलब सिंपल मैथमेटिक्स अपन यूज कर सकते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए जो नॉर्मल मेथड यूज करते हैं वो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन, ये सब की जरूरत नहीं है।
हाँ बिल्कुल सही, सिंपल 2 + 5 = 7 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, इसका क्या मतलब है देखते हैं। देखो, सपोज करो अपने पास कोई एक मेटेलिक स्फीयर है, रेडियस है कैपिटल आर, और इस पे चार्ज हमें दिया गया 10 कूलम का। मानो एक कोई आर रेडियस का मेटेलिक स्फीयर है, चार्ज गिवन है 10 कूलम। एक आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर एक और अपन मानते हैं, जिसपे चार्ज इनिशियली 0 है, मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, हमने क्या करा, इन दोनों को टच कर दिया, इन दो को हमने टच कर दिया, ए और बी। फिर टच करने के बाद इसे हमने सेपरेट कर लिया। अब जैसे हम इसे सेपरेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्फीयर ए पे 5 कूलम का चार्ज आ गया है और स्फीयर बी पे 5 कूलम का चार्ज आ गया। मतलब सिंपल है कि इस पे इनिशियली 0 था, अब 5 कूलम का चार्ज है, मतलब चार्ज कहीं ना कहीं से तो आया होगा। किसने दिया? ए ने दिया। तो चार्ज में ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक अपन ट्रांसफर करा सकते हैं। ये डायग्राम ड्रॉ कर लेना। यहाँ पे अपन ने रेडियस आर लिया हुआ है, ध्यान से, रेडियस आर की जगह हम कोई दूसरा रेडियस लेंगे ना, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने इक्वल करा है ना, वो अनइक्वल हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। मतलब सिंपल है, विदाउट मास चार्ज अपन इमेजिन नहीं कर सकते। इसका सिंपल सा रीजन है, यदि मैं तुमसे कहूं कि स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ चार्ज बताओ, तो तुम कहोगे कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नेगेटिव साइन इस वजह से। तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है चार्ज का, ऐसा अपन मानते हैं। अब सोच के देखो, अब यदि मैं तुमसे कहूं कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास खुद का मास नहीं है क्या, तो है बिल्कुल। कितना? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो कहने का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट के पास यदि चार्ज है, ये इस बात को प्रूफ करता है कि उसके पास मास डेफिनेटली होगा। बट इसी का उल्टा प्रूफ नहीं होगा। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज 0 है, तो उसके पास मास नहीं है, ये कहना गलत हो जाएगा। कैसे? क्योंकि चार्ज 0 होने का मतलब सिंपल है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, जिसकी वजह से नेट चार्ज 0 हुआ है। नेट चार्ज 0 होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उस पे मास 0 के बराबर हो। जैसे ये एग्जांपल देख सकते हो तुम, ये मेटेलिक स्फीयर है, इस पे नेट चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज 0 का मतलब क्या होगा कि इस स्फीयर पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो क्वांटिटी है वो बराबर है, जिसकी वजह से नेट चार्ज 0 है। क्या इसका जो मास वो 0 के बराबर है क्या? नहीं। समझ रहे हो ना? तो एक पॉइंट इसी में लिखना, इसमें एक पॉइंट लिखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिल्कुल सही सोच रहे हो, न्यूट्रॉन भी अच्छा एग्जांपल है। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, वेयर एज
whereas mass exists without charge. Next point, charge is conserved. Next point लिखना, charge is conserved. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज इज कंजर्व्ड. इसमें लिखना, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मतलब सिंपल है, चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. चार्ज ऑलवेज कंजर्व. जैसे एक सिंपल एग्जांपल से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ. सपोज इसके पास -8 कूलम है, समझना. एक दूसरे ऑब्जेक्ट के पास 12 कूलम का चार्ज है, समझना. तो ए ऑब्जेक्ट मानो और इसे बी मानो. इन दोनों को मैंने कांटेक्ट में लाया और कांटेक्ट में लाने के बाद फिर मैं इसे सेपरेट कर रहा हूँ. तो सेपरेट करने के बाद हम क्या देखेंगे, मान लो ये आइडेंटिकल है, सपोज आइडेंटिकल है, तो क्या तुम बता सकते हो ए और बी पे चार्ज कितना आएगा? सोच के बताओ तो. बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. अब देखो आइडेंटिकल है, समझना ध्यान से. इनिशियल चार्ज कितना है बताओ? -8 + 12, 4 कूलम, है ना. और आइडेंटिकल होने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, तो इस पे 2 कूलम का चार्ज डेवलप होगा और इस पे भी चार्ज 2 कूलम का डेवलप होगा. तो तुम देख सकते हो, यदि मैं सिस्टम का इनिशियल चार्ज लूं तो इनिशियल चार्ज कितना है? 4 कूलम. यदि मैं सिस्टम का फाइनल चार्ज लेता हूं तो फाइनल चार्ज भी कितना है? 4 कूलम. तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि चार्ज कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड है ना. नोट करना. बिल्कुल, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड. बिल्कुल सही. किसी भी ऑब्जेक्ट के पास यदि चार्ज 0 है, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें चार्ज है ही नहीं. चार्ज है, बट जितना पॉजिटिव अमाउंट है उतना ही नेगेटिव अमाउंट है. तो दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज किया हुआ है. चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखें. लिखना नेक्स्ट पॉइंट, charges produces charges produce electric field and magnetic field. Charges produce electric field and magnetic field. इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखना. फर्स्ट पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे बहुत ध्यान से सुनना. फर्स्ट पॉइंट लिखो, a charged particle is at rest. A charged particle is at rest
A charged particle is at rest, produces only electric field. A charged particle is at rest, produces only electric field in the space surrounding it. In the space surrounding it. एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. A charged particle is at rest, produces only electric field in the space surrounding of it. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. If charged particle is in unaccelerated motion, second point, if charged particle is in unaccelerated motion, bracket में a equals to 0, velocity equals to constant. A equals to 0, velocity equals to constant. Unaccelerated motion का मतलब a equals to 0. It produces both electric and magnetic field. It produces both electric field and magnetic field. It produces both electric field and magnetic field. Third point लिखना. Third point, if motion of charged particle is accelerated, if motion of charged particle is accelerated, if motion of charged particle is accelerated, it not only produce electric field and magnetic field, it not only produce electric field and magnetic field, but also radiates energy, but also radiates energy also radiates energy in the space in form of electromagnetic wave. Also radiates energy in the space in the form of electromagnetic wave. ये तीनों पॉइंट्स यदि नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये पॉइंट्स है क्या. सुनना बहुत ध्यान से. देखो बहुत ध्यान से सुनना, भी बहुत ध्यान से, है ना. ठीक है. देखो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ फर्स्ट पॉइंट के बारे में. फर्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है, क्या बताया गया कि इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, है ना, रेस्ट में है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. देखो 12th में ना मेनली हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ऐसा समझ लो कि 12th का जो 80% कोर्स है ना वो नियर अबाउट चार्ज के आसपास घूमता रहता है. ठीक है. तो चार्ज को हमें अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे मान लो कोई एक चार्ज पार्टिकल है. अब मुझे यदि कोई कहा है, मतलब यदि मुझसे कोई पूछता है कि इस चार्ज पार्टिकल के मुझे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, तो तुम 11th में मैकेनिक्स पढ़ चुके हो, तो यदि कोई चार्ज पार्टिकल है तुम्हारे मन में आएगा कि एक बार इसे रेस्ट पे रख के देख लेते हैं, एक बार इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा के देख लेते हैं, और एक बार इसे एक्सेलरेट करा के देख लेते हैं, है कि नहीं. यही मेनली यही माइंड में आता है. एक बार इसे रेस्ट पे रख के देख लेते हैं, एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा के देख लेते हैं, और एक बार इसे एक्सेलरेट करा के देख लेते हैं. तो देखो
जब इस चार्ज पार्टिकल को हमने रेस्ट पे रख के ऑब्जर्वेशन लिया या फिर इसके आसपास की जो प्रॉपर्टी अपने अपन ने ऑब्जर्व करा, उस ऑब्जर्वेशन को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। यदि तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड को अलग अलग पार्ट करो ना, तो इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स मतलब चार्ज के हम उस प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं जिसमें चार्ज रेस्ट पे है। बात समझना ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यदि हम अच्छे से समझे तो हम चार्ज के उस प्रॉपर्टी को डील कर रहे हैं जिसमें चार्ज कैसे है, रेस्ट में है। तो उस चार्ज जब मतलब वो जब चार्ज रेस्ट में है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो भी प्रॉपर्टीज है वो हम इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। समझना ध्यान से। अब जैसे ही हमने इस चार्ज को कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, मतलब अब ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, तो समझना ध्यान से, रेट ऑफ चार्ज फ्लो को हमने इलेक्ट्रिक करंट बोला है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो को हमने इलेक्ट्रिक करंट बोला है, और वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम चार्ज को मूव करा के एक दूसरी प्रॉपर्टी को देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है। थर्ड, अब सोचना, इसी चार्ज पार्टिकल के मोशन में एक और प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, कौन सा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो जब एक चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, लेकिन हम उस चैप्टर में वेलोसिटी को कांस्टेंट रख के सॉल्व करेंगे। समझना ध्यान से। तो अभी तक अपने दो पॉइंट डिस्कस कर लिया, क्या, तो जब चार्ज रेस्ट में है और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग है। एंड थर्ड केस, जब चार्ज एक्सेलरेटेड है, उस केस में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा जिसे हम ईएम वेव्स भी बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है काइंड ऑफ। बात समझ रहे होगे। तो इस तरीके से हम चार्ज के बिहेवियर को इस 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। ऑलराइट, तो मेन पॉइंट समझ में आया। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, चार्ज को रेस्ट पे मान के, फिर अगले चैप्टर में क्या करेंगे, इसी चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे देंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे। हाँ, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये सब अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते जाएंगे, है ना। अभी अपन स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो स्टार्ट अपन ने चार्ज को रेस्ट पे मान के किया है। वो सब मैं बताऊंगा, सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात भी अपन करेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, चार्ज इज इनवेरिएबल विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनवेरिएबल विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस मत फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज इज इनवेरिएबल विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, whereas mass of particle changes with frame of reference, changes with frame of reference, whereas mass of particle is changes with frame of reference। ध्यान से देखना क्या कहना चाह रहा हूं, m इक्वल्स टू m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। m नॉट है क्या, रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब जब पार्टिकल रेस्ट में है उस टाइम पे उस पार्टिकल का जो मास है उसे हम m नॉट से लिखेंगे। v है क्या, जिस वेलोसिटी से तुम इस मास पार्टिकल को मूव कराने वाले हो। c है क्या, स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही, तुम चेक कर सकते हो, लिमिट यदि पढ़े हो मैथ्स में तो इसमें लिमिट लगा लो, v टेंडिंग टू c करो, 0 आ जाएगा। मतलब इधर से कैंसिल होके, है ना, वो तुम कर सकते हो। चलो, तुम्हें ये पॉइंट समझ आया हो तो इसका मैसेज करो।
चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये एक्चुअली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से डिराइव होता है, तो इसके बारे में डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे अभी, है ना। चलो नेक्स्ट लिखना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें एक पॉइंट लिखना, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, एक मिनट क्या मैसेज किया हो? चलो पहले पॉइंट लिख लो, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, all free charges are integral multiple of a basic unit of charge represented by small e, represented by small e. Q equals to NE। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, all free charges are integral multiple of, all free charges are integral multiple of basic unit of charge, integral multiple of basic unit of charge represented by small e, Q बराबर NE, जहां पे E है चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज करो अपने पास ए एंड बी दो स्फीयर है, ठीक है, मैंने इन दोनों को कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करके सेपरेट कर रहा हूँ। सपोज करो एक पे चार्ज 10 कूलम है, दोनों आइडेंटिकल है, तो इस पे 5 और इस पे 5 आ जाएगा, सिंपल समझ में आता है। देखो कहने का पॉइंट सिर्फ इतना है कि जैसे मानो इसे यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है, मतलब सपोज करो इसे चार्ज ट्रांसफर करना है, तो ये कंप्लीट नंबर में करेगा। कंप्लीट नंबर में कहने का मतलब हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन कर दे, हो सकता है 15 इलेक्ट्रॉन कर दे, कभी ऐसा नहीं करेगा कि ये 1/2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, कभी ऐसा नहीं करेगा कि 3/4 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। समझ रहे हो, जो भी ट्रांसफर होगा वो नंबर इंटीग्रल पार्ट होगा, 1 2 3 4 कोई नंबर होगा, ये फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा। समझ रहे हो बात को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। 1/2 1/4 3/4 ये सब का कोई मतलब नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा मतलब है कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराएं या प्रोटॉन अपन एक्सेप्ट कराएं, जो भी करें वो एक इंटीग्रल मल्टीपल में हो, एन का नंबर यहाँ पे इंटीजर टाइप हो। ये सिंपल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो। बढ़िया, एक मिनट, अब मैं तुम्हारे डाउट्स देख लेता हूँ। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक बॉडी पे चार्ज है 3 कूलम, दूसरे पे 5 कूलम, इन दोनों को अपन ने कांटेक्ट में करके फिर दोनों को हम सेपरेट कर लिए, तो इस पे चार्ज कितना होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब तुम आगे पढ़ोगे, बट अभी एक अपन मतलब एक अपन स्पेसिफिक केस ले लें। स्पेसिफिक केस का मतलब दोनों का रेडियस आर है, ठीक है, दोनों का रेडियस हम कितना मान रहे हैं, आर। तो यदि हमने ये स्पेसिफिक केस लिया है कि दोनों का रेडियस आर है, तो ये आइडेंटिकल है, तो मैं कह सकता हूँ कि नेट चार्ज इनिशियली कितना है, 5 प्लस 3 8, तो 8 इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 4 इस पे आ जाएगा, 4 इस पे आ जाएगा। बट रेडियस पे यदि मैं डिफरेंट कर दूं ना, तो चार्ज का जो वैल्यू है ये डिफरेंट होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। ये अपन आगे पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो इसमें मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा।
प्रॉपर्टीज के अंदर लिखना है, बट इतना डिटेल में नहीं लिखना है कि इस पे एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा। अपन तो सिंपल ये लिखना चाह रहे हैं कि चार्ज ट्रांसफर होगा। अब उस ट्रांसफर का फैशन क्या है वो तो अपन को आगे पढ़ाया जाएगा ना। इतना पता है चार्ज ट्रांसफर होगा, बट कैसे होगा, उसका क्या मेथड है, ये सब तो आगे पढ़ेंगे। देखो, हम यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं ना, एज अ पार्टिकल ट्रीट करके बात कर रहे हैं ना। हम कुछ ज्यादा एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड के फॉर्म में होता है वगैरह वगैरह, ये सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो सब अपन डिस्कस करें तो फिर अपन ये नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। ऑड नंबर हो इवन नंबर हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑड इवन से कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस इंटीजर चाहिए। अभी मैं इस पे एक आध दो क्वेश्चन कराता हूँ फिर मैं बताता हूँ। चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, ये मैं सब बताता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन कराने दो फिर समझ में आ जाएगा, है ना। मैं सब कुछ बताता हूँ। मैं सब पहले एक आध दो क्वेश्चन मुझे करा देने दो, मुझे समझ में आ गया तुम्हारा डाउट क्या है, मैं बताता हूँ। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो। इन अ न्यूट्रल स्फीयर, इन अ न्यूट्रल स्फीयर, in a neutral sphere 5 into 10 is to power 20 electrons are present. 5 into 10 is to power 20 electrons are present. If 10% of electrons, if 10% of electrons are removed, if 10% of electrons are removed, then calculate charge on this sphere. Then calculate charge on this sphere. करो सॉल्व। कैलकुलेट चार्ज ऑन दिस स्फीयर, मिस्टेक मत करना। different answer। 80 गुलाम, 8 गुलाम, 45 गुलाम, इस तरीके के आंसर मुझे मिल रहे हैं। 40 गुलाम, -80 गुलाम। पहले मुझे ये बताओ, ये जो न्यूट्रल स्फीयर है, मतलब ये जो स्फीयर अपन ए मान रहे हैं, इस पे चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पहले ये मुझे मैसेज करो। पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, जानवी का आंसर नेगेटिव। जीरो। वाओ, क्या बात। देखते हैं। देखो, पहले समझना है अपने को क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि न्यूट्रल स्फीयर है। अच्छा, न्यूट्रल इसका क्या मतलब है? क्यू नॉट जीरो है। क्यू नॉट जीरो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यही तो मतलब है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। अब तुमसे क्या कहा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो है 5 इंटू 10⁻20। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही होगा। सोचने वाली बात है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 5 इंटू 10⁻20 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो 5 इंटू 10⁻20 ही होगा। अब हमसे बोला गया कि इसमें से हमने 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जैसे मैं इसमें 10% निकाल दिया तो तुम समझो
हम मानते इसे 100%, तो अब ये तो 90% ही रह गया ना, समझना ध्यान से। जब मैं 10% इसे निकाल दिया तो ये तो 90 रह गया, मतलब 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन 90% ऑफ प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, बट 10% ऑफ प्रोटॉन इस पे चार्ज डेवलप नहीं कराएगा क्या? सोचो। फिर से सुनना, 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन 90% ऑफ प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया, बट प्रोटॉन तो हमारे पास 100% है, तो 10% ऑफ प्रोटॉन तो यहाँ पे एक्सेस मोड में रहेंगे ना, और वो एक्सेस की वजह से इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे चार्ज डेवलप होगा। चार्ज कैसा डेवलप होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10% ज्यादा है। 10% कितना ज्यादा है? तो 5 इंटू 10⁻20 का 10%। तो यहां से आ जाएगा 5 इंटू 10⁻+19, मतलब इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है। तो सिंपल समझ में आता है, Q बराबर Ne। अब मुझे नंबर पता है, कितना पता है? तो 5 इंटू 10⁻+19, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻−19, इससे ये कैंसिल, आंसर आ जाएगा 8 कूलम। पॉजिटिव साइन के साथ 8 कूलम फाइनल आंसर। पहले तुम्हें एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करना। श्रेया को नहीं आया समझ, और ओके बाकियों को आ गया। देखो श्रेया, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं। न्यूट्रल स्फीयर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। हमसे बोला गया कि हमने 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। 5 इंटू 10⁻20 है ना, तो इस 10 को ऊपर अपन ले जाएंगे तो यह 19 नहीं हो जाएगा क्या? देखो कैलकुलेशन, ये नीचे जो 10 है ऊपर जाके इसे 19 नहीं बनाएगा क्या? है ना? तो जैसे हमने 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसका मतलब कि अब इस स्फीयर पे प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी वो ज्यादा हो गई है। कितनी ज्यादा हो गई है? तो 10% ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना अपन निकाला उतना ही ज्यादा। तो अपन ने इधर से क्वांटिटी सॉल्व कर लिया, और Q बराबर Ne से अपन ने आंसर सॉल्व कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को? ये तो एक बार यस का मैसेज करो। क्वांटम मैकेनिक्स की बात बिल्कुल तुम सही लिख रहे हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, सिर्फ तुम पैनलिस्ट को ही मैसेज कर रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया क्या? क्वेश्चन यदि समझ में आया हो तो एक बार यस का मैसेज करो। चलो अब अपन कुछ और क्वेश्चन लेते हैं।
देखना ध्यान से। ईशान मैं तुम्हारा डाउट्स क्लियर करता हूँ, तुम अभी अपन क्लास के बाद कर लेंगे, है ना? एक्चुअली लिंक ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? हम्म। चलो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब तुम्हें ऑप्शन टिक करना है, ठीक है? तुम्हें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तुमसे पूछा गया कि कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है। पहला, चलो बताओ तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। टेक योर टाइम, बताओ करेक्ट आंसर। ठीक है, समझते हैं। देखो देखो, कुछ स्टूडेंट का तो आंसर सही आ रहा है, बाकी तो पता नहीं, कंफ्यूज है मैक्सिमम। देखो एक बार मैं प्रॉपर मेथड तुम्हें समझाता हूँ। प्रॉपर मेथड, हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया गया, Q बराबर N इंटू ई, ठीक है? हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। चार्ज हमारे पास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻20, राइट? नंबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? और इधर अपन लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n इक्वल्स टू 1.6 से 1.6 कैंसिल, 10⁻, यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.1। सोच के बताओ, क्या n 0.1 पॉसिबल हो सकता है क्या? क्या ये इंटीजर है? नहीं। आया समझ? ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। सेकंड समझते हैं। सेकंड में भी सेम यही काम करेंगे।
देखो Q कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻18, N हमें नहीं पता, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इससे कैंसिल हुआ और N इक्वल्स टू आ जाएगा इस बार 10। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे हो सकता है। आया समझ? तो इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। अब मैं तुम्हें C और F में F एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखना F को। इधर देखना, इस पे चार्ज है कितना 0.0075 कूलम। तो मैं लग जरूर आएगी फ्रैक्शन में, बट देखना ध्यान से कितना लिख सकते हैं, 7.5 इंटू 10⁻³ कूलम लिख सकता हूँ क्या? देखो 7.5 इंटू 10⁻³ कूलम। तो Q बराबर N इंटू E। Q है कितना 7.5 इंटू 10⁻³ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन N। तो N कितना आया 7.5 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻16। मुझे बताना क्या ये नंबर इंटीग्रल नहीं है क्या? बिल्कुल है, 10⁻16 पावर है। सोचो, आया समझ? तो चलो, तो ये तो होगा, ये भी होगा, समझ में आ गया अपने को। अब ये तो होगा ही, एक बार डी चेक कर ले, डी चेक कर लेते हैं। 3.2 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इससे कैंसिल, बट इधर आया -1 मतलब 0.02, तो ये नहीं होगा। तो तुम्हारे पास आंसर है सामने, एक बार देखो, बताओ फिर समझ आया तो। ABCDEF, कोई भी ऑप्शन में तुम्हें डाउट हो तो वो ऑप्शन टाइप करके तुम मैसेज कर सकते हो। बिल्कुल, एक पे 4 कूलम चार्ज है, दूसरे पे 7 है, तो 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 11। 11/2 कितना होगा 5.5C, और 5.5 यहाँ पे देखो 0.0075 है, ये भी चार्ज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n इंटीजर आ रहा है, 10⁻16 है। जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें इंटीग्रल वैल्यू ही मिलने वाला है इधर से। तो ये मत सोचना कि 1.5 हो जाए, 0.0075 है तो ये सब तो पॉइंट में है तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं, तो ऐसा नहीं समझना अपने को, ठीक है? इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया, 0.0075 मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, ये भी पॉसिबल है चार्ज। और मैं तुम्हें बता दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 कूलम चार्ज स्टोर करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है। वन वन कूलम चार्ज एक हायर मैग्नीट्यूड माना जाता है। जनरली अपन माइक्रो में ही बात करते हैं, माइक्रो कूलम में ही बात करते हैं। तो तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अच्छे से क्लियर हुआ हो, तो एक बार मुझे यस का मैसेज करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, अब हेडिंग लिखना, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग।
मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला पॉइंट बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन इसमें लिखना एक पॉइंट, इफ बी रब one body with another body, if B rub one body with another body, electrons are transferred from one body to other. Electrons are transferred from one body to other. जैसे सिंपल इसमें क्या बताया गया कि मानो ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट है, अब मैंने दोनों को इस तरीके से रब करा दिया, अब इसे अलग और इसे अलग लेके आते हैं तो इन दोनों पे कुछ ना कुछ चार्ज डेवलप हो गया होगा, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे सोच के बताना, बहुत सोच समझ के बताना, मैं तुमसे कहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं है, इसका टेस्ट तुम कैसे करोगे? ट्रू इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे होगा? अट्रैक्शन के हेल्प से या रिपल्शन के हेल्प से? क्योंकि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि लाइक चार्जेस आर रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। रिपल्शन, बहुत ही बढ़िया। अट्रैक्शन क्यों नहीं लेंगे बताओ? हाँ देखो मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि ट्रू इलेक्ट्रिफिकेशन जो टेस्ट करने का मेथड होता है वो रिपल्सन के थ्रू होता है। क्यों? समझना, मानो दो ऑब्जेक्ट है, हमने इसे पास रखा तो यहाँ पे एक पॉइंट, एक दिक्कत वाली पॉइंट ये है कि दोनों के पास मास है, और मास है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका मतलब, और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं, तो यदि कोई दो ऑब्जेक्ट पास आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हो सकता है वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आ रहा हो, है ना। हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो बट ग्रेविटेशन भी तो हो सकता है ना, इस पे तो अपन कुछ डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, दो ऑब्जेक्ट यदि रिपेल कर रहा है तो ये कंफर्म बात है कि वो चार्ज की वजह से ही हुआ है और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगा है। मींस कि हम ट्रू इलेक्ट्रिफिकेशन का जो टेस्ट है वो रिपल्सिव फोर्स के थ्रू कर सकते हैं। कुछ समझ में आया क्या तुम्हें? यस का मैसेज करना। हाँ वो जब कुलाम्स लॉ अपन पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो समझ में आ जाएगा। एक बार कुलाम्स लॉ अपन जब पढ़ेंगे तो मैं इसे फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जब मैं फोर्स का डेफिनेशन वगैरह बता दूंगा फिर। देखो बाय फ्रिक्शन के थ्रू अपन समझ रहे हैं, सपोज करो ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को अपन ने रब करा और फिर हमने इन दो को सेपरेट कर लिया इस तरीके से। बहुत ध्यान से सोचना है। मानो इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज है Q2। आफ्टर फ्रिक्शन से अपन ने रब करने के बाद इस पे आया Q1 डैश और इस पे आया Q2 डैश। मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा, तुम्हें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। Q1 बराबर होगा Q1 डैश के, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। Q2 बराबर होगा Q2 डैश के, सेकेंड। थर्ड, Q1 प्लस Q2 बराबर होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। फोर्थ, मास ऑफ ए मास ऑफ ए बराबर होगा मास ऑफ ए डैश के। बी बराबर होगा बी डैश के, या एम ए डैश प्लस एम बी डैश का समेशन एम ए प्लस एम बी के बराबर होगा। बताओ इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन तुम्हें सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है? करेक्ट वाला मैसेज करना मुझे। बहुत ही बढ़िया। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, ये जो रिलेशन है ना इसे हम सही तब कर सकते हैं जब हम ऐसा माने कि सिस्टम में कोई एनर्जी का लॉस
नहीं हुआ है। ठीक है, हम ये स्टेटमेंट करेक्ट तब कह सकते हैं जब हम ये कहें कि सिस्टम में एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये पता है ना, एक दो ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे रब करेंगे तो क्या हीट डेवलप हुआ? क्या हीट डेवलप हुआ? इसका मतलब हीट एनर्जी, तो मास के साथ मतलब एनर्जी लूज होने का मतलब मास कम होना। बात समझना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपन देख के बात कर रहे हैं। तो टेक्निकली अपन ये कह सकते हैं कि जब एनर्जी लॉस जीरो हो, मतलब कोई भी एनर्जी वगैरह का लॉस ना हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आइसोलेटेड कह सकते हो, ऐसा मानते हैं कि अपन प्योर आइडियल सिचुएशन है और उसमें कहीं कोई हीट डेवलप नहीं हुआ है, तो उस केस के लिए हम कह सकते हैं इनिशियल मास का समेशन फाइनल मास के समेशन के बराबर होगा। बट चार्ज का कंजर्वेशन ऑलवेज वैलिड। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? सी और एफ। अच्छा, सपोज करो मैं कहता हूं कि इनिशियली ए और बी का मास बराबर है। चल पहले इतना पहले नोट करो, फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट। पहले ये नोट करो, फिर इसमें अपन वेरिएशन करते हैं। मास चेंज अपन इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं। यदि मैं तुमसे एक सिंपल कहूं कि अपन दो हैंड को इस तरीके से रब कर रहे हैं तो क्या हीट डेवलप हो रहा है? क्या बीच में हीट डेवलप होगा? डेफिनेटली। अब हीट एनर्जी यदि डेवलप हुई है इसका मतलब कि हीट भी तो मास का ही फॉर्म है ना, mc स्क्वायर। मास को अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि एनर्जी कहीं से लॉस हो रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं से उसका मास लॉस हो रहा है। हाँ वो बहुत कम अमाउंट होगा, बहुत बहुत कम अमाउंट होगा, बट टेक्निकली कुछ तो है। समझ रहे हो ना? उसको हम जीरो तो नहीं कह सकते ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एनर्जी लॉस इक्वल्स टू जीरो। उस कंडीशन की हम ये बात कर रहे हैं। चलो, इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तक सभी को समझ आया हो तो यस का मैसेज करना। इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल करते हैं। देखना, इस बार हमारे पास दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, ए एंड बी। आइडेंटिकल है मतलब रेडियस इक्वल और मास भी इक्वल है। इसके लिए एम ए एम बी, ये भी एम के बराबर है और ये भी एम के बराबर है। मैंने दोनों को फ्रिक्शन मेथड से चार्ज डेवलप कराया और दोनों को हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, सेपरेट कर लिया। अब मुझे सिंपल तुम्हें ये बताना है, मानो इसमें चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। सपोज अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तुम्हें बताना है ध्यान से। Q1 बराबर है Q2, मॉड ऑफ Q1 बराबर है मॉड ऑफ Q2। ठीक है। थर्ड, इफ Q1 इज पॉजिटिव, मानते हैं इफ Q1 इज पॉजिटिव, ठीक है, means mass of A dash is less than mass of A. 4. If Q1 is positive, mass of A dash greater than mass of A. इन चार में से तुम्हें बताना है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत। सोच के बताना।
सेकेंड एंड थर्ड, ओके, सेकेंड एंड थर्ड। देखो पहले इसमें अपने को न्यूट्रल दिया गया, मतलब इस पे पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं। चलो समझो ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जब हमने रब किया क्या होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा दूसरे को। अच्छा, जिसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा वो खुद का मास कम कर रहा है ना, और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा वो खुद का मास बढ़ा रहा है। अच्छा, जिसने पॉजिटिव चार्ज आएगा, चार्ज आएगा, तो जिस पे निगेटिव चार्ज आएगा उसका मास पहले के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। सिंपल, समझते हैं। अब हमें देखो, हमें ये नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता। इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें से कोई पॉजिटिव होगा कोई इसमें से नेगेटिव होगा, हमें पता ही नहीं, तो हम तो इक्वल नहीं कर सकते ना, तो ये गलत हो गया। लेकिन इसमें मॉड लगा दिया गया तो ये डेफिनेटली सही हो गया। मॉड लगा देने से क्या होगा कि जो नेगेटिव है वो भी पॉजिटिव बन गया, समझ रहे हो, और ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो मॉड की वजह से इस स्टेटमेंट को अपन सही कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हुआ है और कौन सा नेगेटिव, हमें नहीं पता। बट इतना जरूर पता है कि एक पे जितना चार्ज होगा उसी का अपोजिट दूसरे पे होगा। क्यों? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। इनिशियली चार्ज इस सिस्टम पे कितना था, 0, फाइनल में भी चार्ज 0 होना चाहिए, तो ये तभी होगा ना जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ हो। समझ रहे हो? अच्छा, थर्ड हमने बोला कि इफ Q1 इज पॉजिटिव, हमने मान लिया इफ Q1 इज पॉजिटिव, Q1 इज पॉजिटिव मतलब ए, जो ए स्फीयर है उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, और इलेक्ट्रॉन ए ने, मतलब ए स्फीयर ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, मतलब खुद का मास कम किया है। तो खुद का मास कम किस में है, पहले वाले में, तो सेकेंड एंड थर्ड अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया समझ? क्या लैग कर रहा है क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये लैग कैसे करने लग गया? हो जाएगा, 5-6 सेकंड वेट कर लो, हो जाएगा खुद से कनेक्ट, हो जाएगा थोड़ी देर में हो जाएगा क्लियर। एक बार मैं फिर से इस एग्जांपल को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। अच्छा, समझ आ गया, बहुत ही बढ़िया। फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखो, जब हमने एक दूसरे को रब किया, पहली बात इसमें जो हीट एनर्जी डेवलप हो रही है वो सिंपल फ्रिक्शन की वजह से डेवलप हुई है। रिलेटिव मोशन है, फ्रिक्शन में अपन ने पढ़ा है, तो उस एनर्जी में कुछ ना कुछ मास का भी रोल होगा, इस वजह से अपन पहले वाला जो स्टेटमेंट अपन ने लिखा था उसकी बात को अपन ने कर लिया हुआ है। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों पे इनिशियली चार्ज 0 के बराबर है, ठीक है। जब अपन ने रब किया, माना कि चार्ज प्रेजेंट हुआ है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें वैलिड कराना है। इस स्फीयर पे नेट चार्ज जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा, तो नेट चार्ज पहले कितना है, 0, तो बाद में भी 0 होना चाहिए। तो बाद में 0 कब होगा? जब एक पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव डेवलप हुआ हो। सोचो एक बार, जब एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव होगा तभी तो नेट चार्ज 0 के बराबर होगा, है ना। अब हमें ये नहीं पता कि स्फीयर ए पे पॉजिटिव आएगा या स्फीयर बी पे पॉजिटिव आएगा, ये हमें नहीं पता।
इसलिए हम यहाँ पे मॉड के साथ वाला आंसर को सही कर रहे हैं। और जिसने चार्ज ट्रांसफर किया होगा उसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब कि उसने अपना जो मास है उसने ट्रांसफर मतलब मास ट्रांसफर किया है। तो मास ट्रांसफर करने का मतलब खुद का मास तो कम हुआ ना। क्या तुम समझ पा रहे हो क्या? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने का मतलब कि उसके साथ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम मास भी तो ट्रांसफर हुआ है। यदि 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10 इतना अमाउंट भी ट्रांसफर हुआ है ना, ऐसे भी तो सोचो।